Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं हमने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स पे अपनी 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए। तो आज का जो वीडियो है वह 7 पार्ट का है। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इफ यू हैवंट सीन द प्रीवियस पार्ट देन प्लीज वॉच इट एंड देन कम टू दिस वीडियो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो आज का जो वीडियो है ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन पार्ट से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिराइव कर लिया था और आज की वीडियो में हम उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं इसमें अलग अलग प्रोसेसेस में। तो आई होप आपको पता होगा आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइडियाबेटिक, ओके, ये सारे प्रोसेस में आज लगाएंगे किसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए पेन और पेपर या फिर अपनी नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए और नोट्स बनाइए। चलिए देखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने प्रूव किया था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कैपिटल क्यू लिखा है तो मैं भी क्यू ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रूव कर दिया था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन हम देखेंगे सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। तो आप चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। हाँ, याद रखिएगा, थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और T2 माइनस T1 अगर इक्वल टू 0 हो गया तो हम सबको पता है जो डेल्टा यू है वो इसी पे डिपेंड करता है, किस पे, डेल्टा टी पे। तो इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 डेल्टा यू ऑल्सो भी इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी है, ये हमने पिछली अपने 6 पार्ट में डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद हो, मैंने उसमें बताया भी था कि अगर सिस्टम किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है और उस पर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है तो के ई प्लस पी के बराबर होता है। तो इसे इसमें रख देते हैं फॉर्मूले को, इसमें डेल्टा यू की वैल्यू इसमें, तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आप क्या कह सकते हो, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या फिर आप क्या कह सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा एक स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए ताकि हम इसे बाद में रिवाइज कर सके। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप साथ ही साथ नोट करते जाइए और मैं आपका नोट्स भी साइमल्टेनियसली रेडी कराते जाऊँ। ठीक है, चलिए लिखिए, इन एन isothermal process the heat absorbed will bring about the work done by the system। मैं वापस बोलना चाहूंगा, in an isothermal process the heat absorbed by the system will bring about the work done by the system। देखिए यहाँ पे मैंने शब्द यूज किया by the system। क्या, by the system, क्योंकि W क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए in an isothermal process, अब वापस दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, in an isothermal process work done by the system will be at the cost of release of heat। यहाँ पे देखिए, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसका क्या करेगा, सिस्टम वर्क कर देगा, और अगर सिस्टम ने वर्क किया तो उसमें से हीट भी निकल जाएगी। दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। आई होप आपने स्टेटमेंट लिखा है, नहीं लिखा है तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल ब्रिंग अबाउट द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल रिजल्ट इन लिबरेशन ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पे बाय द सिस्टम है और यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम विल ब्रिंग अबाउट लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। तो सिस्टम से ये हीट एनर्जी निकल जाएगी। तो ये था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रोसेस की, जिसे कहते हैं
आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, नॉट चोरिक, ओके। आइसोचोरिक मत बोल दीजिएगा, यहाँ पे कोई चोर नहीं है चुराने के लिए, ठीक है। देखिए आइसोकोरिक, तो आइसो मतलब क्या, कांस्टेंट, चोरिक मतलब या फिर कोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मतलब इसमें डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल्टा वी जीरो मतलब क्या, डेल्टा वी जीरो मतलब क्या, पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब V2 will be equal to V1 and V2 minus V1 is equal to 0। V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मेट देख रहे हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, लेकिन इसमें तो V है ही नहीं, तो हम इस क्वांटिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो देखिए डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस, वापस ये कैपिटल लिखना होगा, Q प्लस V। सो डेल्टा U इज इक्वल टू, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए ये प्लस क्यूब मतलब क्या, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या हुई यहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब, और यहाँ पे हीट क्या हुई, नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हीट रिलीज हुई। तो इसका भी स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस का, हीट एब्जॉर्ब विल ब्रिंग अबाउट, heat absorb will bring about the change in internal energy, ध्यान से सुनिए, the heat absorb will bring about the change in internal energy and heat release also bring about the change in internal energy। heat चाहे absorb हो, heat चाहे release हो, आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और वर्क डन क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, जी हाँ, जीरो। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, आइसो आइसो नहीं, अब लेंगे एडियाबेटिक और उसके बाद लेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। चलिए तो बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की, ठीक है। देखिए तो क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो हम सबने पढ़ा है ऑलरेडी एडियाबेटिक प्रोसेस इसमें, जिसमें हीट इज नीदर अलाउड टू एंटर, heat is neither allowed to enter or leave the system, heat is neither allowed to enter या फिर leave the system, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। इसमें Q क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि प्लस Q मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब, और हीट तो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो अप्लाई कर दीजिए डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो प्लस W। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा कि डेल्टा U इज इक्वल टू W, या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। अब इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब क्या, इसका स्टेटमेंट हमें लिखना होगा। स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए ध्यान से, W पॉजिटिव है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है, तो W पॉजिटिव मतलब वर्क done on the system will bring about the change in internal energy, work done on the system will bring about the change in internal energy। इसके पहले जो आपने देखा था उसमें आइसोकोरिक था, उसमें जो हीट था वो रोल प्ले कर रहा था। अब यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, वर्क, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वर्क एब्जॉर्ब विल ब्रिंग अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम विल आल्सो ब्रिंग अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि अगर सिस्टम पे वर्क हुआ तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल ज्यादा, मतलब क्या, U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और U2 माइनस U1 बढ़ जाएगा मतलब U2 ज्यादा होगा। मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर वर्क होता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर सिस्टम वर्क करता है तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस था, एडियाबेटिक। साइमल्टेनियसली आप नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। तो ये था हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है।
मैं जैसे ही प्रोसेस खत्म करूंगा आप सबको एग्जाम्पल भी देते चलूंगा कि आइसोबेरिक प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, एडियाबेटिक कहाँ पे होता है, आइसोकोरिक का एग्जाम्पल क्या है, आइसोथर्मल का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें हम लोग लेते हैं क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जी हाँ, ये कैपिटल आ जाएगा, बार बार आदत सी पड़ गई। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बट यहाँ पे कहीं पे प्रेशर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं लिख लूँ ऐसे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो सर पी एक्सटर्नल को आप जीरो कर दीजिए, पी एक्सटर्नल को आप क्या कर दीजिए, जीरो। और आप सबको पता है पी एक्सटर्नल तो जीरो होने वाला नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो तो जीरो होने वाला नहीं है। और याद रखिए यहाँ पे आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे थोड़ी कोई चेंज है, चेंज तो ये देखिए ये होता है ना, चेंज तो ये होता है। तो अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम था जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में था तो उसके जगह पे हमने जीरो लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू बोली है और वो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसे आप जीरो नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी गलती प्लस कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को। सर लेकिन ऐसा तो आपने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे तो क्या था, एडियाबेटिक में क्यू नीदर मतलब हीट इज नीदर अलाउड टू एंटर और लीव, तो यहाँ पे भी तो सिर्फ क्यू था तो आपने जीरो क्यू ले लिया। तो याद रखना ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर आपको याद है तो डेरिवेशन में मैंने सिखाया था कि जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करते हैं तो वी ऑलवेज यूज विद साइन कन्वेंशन। तो जब ये फॉर्मूला आया था तो इसमें मैंने दिया था कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड, अगर आपको याद हो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, जिसमें क्यू क्या था, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। आप जाके हमारी 6 पार्ट को वापस देख लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी जीरो रखने की गलती ना करिएगा। तो ये क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पे क्यू पी क्यू लिखा मैंने, क्यू पी मतलब हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा या फिर क्यूपी को ही रहने देता हूँ मैं ऐसे, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और इस क्यूपी को ही प्यारे बच्चों हम कहते हैं एंथैल्पी। क्या कहते हैं इसे, जी हाँ, इसे कहते हैं एंथैल्पी, द हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ओके, जब भी आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ट्रांसफर करोगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, एंथैल्पी। उस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज होता है। तो क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल हो गए, कौन कौन से प्रोसेस के, सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस, दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस, तीसरा एडियाबेटिक और चौथा था ये आइसोबेरिक प्रोसेस। तो चलिए एग्जाम्पल की शुरुआत कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको आइसोबेरिक का एग्जाम्पल देगा। तो आइसोबेरिक वो सारे प्रोसेसेस जो आप लेबोरेटरी में करते हो, कहाँ करते हो, लेबोरेटरी में। देखिए लेबोरेटरी में हम सबको पता है कि जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है वो सब 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो लैब में जो भी रिएक्शन होगा सिस्टम के अंदर, अगर उसमें हीट का लेना देना हो रहा है, हीट का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो वो सब कुछ किसके अंडर आएगा, जी हाँ, वो सब कुछ आएगा आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब मैं एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल लेता हूँ। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन से होंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें ये कंटेनर होगा, मान लीजिए ये पिस्टन है और ये बाउंड्री, तो ये जो बाउंड्री और इधर गैस है। ठीक है, ये क्या है, गैस। तो ये जो बाउंड्री है ये और पिस्टन, ये सब जो वॉल है, ये सारी जो वॉल होगी ना, ये एडियाबेटिक होगी, एडियाबेटिक बाउंड्री होगी। एडियाबेटिक मतलब क्या, मतलब जो हीट के इंसुलेटर होते हैं, हीट इंसुलेटर, या फिर आप कह सकते हैं थर्मली इंसुलेटर, थर्मली इंसुलेटर। इसका बेस्ट एग्जांपल है थर्मस, या फिर आप वो प्रोसेसेस कराते हो जिसमें जो आपका सिस्टम है वो थर्मस से, मतलब ऐसे मटेरियल से सराउंड किया रहता है जिससे ना हीट अंदर आ सके और ना तो हीट बाहर जा सके। ठीक है, वो वैसे प्रोसेसेस। अब 2 एग्जांपल और बचे हैं, उसे भी दे देता हूँ मैं। एक तो है हमारा आइसोथर्मल का और एक है आइसोकोरिक।
आइसोथर्मल के लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगा। हमारी बॉडी भी आइसोथर्मली काम करती है। आप सबको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमें हमारी बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने चाहती है किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। और जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है समवॉट अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है? स्वेट, ठीक है। और जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है 25 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी को फिर क्या चाहिए? हीट। इसीलिए आप देखते रहोगे कि गाँव में जब ठंडी का टाइम आता है तो लोग लकड़ियाँ जला के उसके ऊपर अपने हाथों को सेकते हैं, और दे जस्ट मेक दी बॉनफायर एंड दे सराउंड इट। बॉनफायर शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस का। और अगर आप हमारे केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो इसमें आप पिस्टन ले लीजिए, और पिस्टन और जो कंटेनर की जो वॉल है वो होगी अपनी डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल मतलब एक ऐसी बाउंड्री जिससे हीट बाहर जा सके, ठीक है, या फिर हीट अंदर भी आ सके, हीट रिलीज हो सके या फिर हीट क्या हो सके? एब्जॉर्ब। जिससे क्या होगा, अगर सिस्टम के अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो हीट बाहर से ले लेगा अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और अगर सिस्टम के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या करेगा? हीट को बाहर दे देगा, क्योंकि ओवरऑल उसको टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ओवरऑल टेम्परेचर को क्या रखना है? मेंटेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे देता हूँ आपको आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब एक गैस एनक्लोज्ड है, मान लीजिए गैस है, इसमें एनक्लोज है स्टील कंटेनर, इसमें स्टील कंटेनर। तो स्टील कंटेनर मतलब क्या है? जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री आप देख रहे हो आप, ये सारी बाउंड्री क्या है? रिजिड है। और सारी बाउंड्री रिजिड हो गई, इसका मतलब क्या? जो इनिशियल वॉल्यूम है और फाइनल वॉल्यूम है दोनों क्या होगा? सेम, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या सीख लिया? एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू वेरियस प्रोसेसेस। और अब भी हमने क्या सीखा? एंथैल्पी। तो उसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं एंथैल्पी के बारे में भी थोड़ा डिटेल में। तो एंथैल्पी का जो सिंबल वो होता है H। और क्या होता है एंथैल्पी? H इज इक्वल टू U प्लस PV। सो व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। इन जनरल अगर आपको कोई एंथैल्पी पूछे तो आप सिंपली कह सकते हैं एंथैल्पी इज द हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पीवी इज नथिंग बट वर्क, जो कि एनर्जी भी होता है, क्योंकि वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। आप सबको समझ में आया ये? अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये जो H है, जो सिंबल है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि H जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। और ऊपर से ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। अगर आप ज्यादा मैटर लोगे, ज्यादा मास ले लोगे तो उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी। कम मास लोगे, छोटू सा लोगे, बहुत कम लोगे तो एंथैल्पी भी क्या होगी? कम होगी। और दूसरा ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। और लगे हाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंथैल्पी के बारे में, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी cannot be calculated but change can be मतलब हम एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी को नहीं आप कैलकुलेट कर सकते, तो सिंपली उसी तरह आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमको चेंज को कैलकुलेट करना है, तो जरा चेंज ले लेते हैं। तो क्या होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1।
डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1 और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1 और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1। और पीवी को हम कैसे लिख सकते हैं, जी P1 V1 और फिर P2 V2। पीवी को और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, P2 V2। ओके, तो इस पूरे को मैं अलग फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। तो H2 क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 और H1 क्या हो जाएगा, U1 प्लस P1 V2। तो अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे मैं हटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। डेल्टा एच मतलब क्या, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। जी हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते बट हम चेंज को कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको डिवाइस भी बता देता हूँ, एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिवाइस यूज करते हैं जिसे कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या कहते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब धमाल। ओके, और डेल्टा यू तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, और प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 और ये P2 V2 ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कर दूं H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, मतलब पहले में से दूसरे को माइनस कर देता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये आ गया। और यहाँ पे U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V2। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, और U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। आप साइमल्टेनियसली नोट भी करते जाइए क्योंकि यही नोट्स भी है आपका। ठीक है, आगे देखिए, डेल्टा यू हो गया और ये P2 V2 माइनस P1 V1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा ऑफ P, डेल्टा ऑफ पी। ओके, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को याद रखना। अब देखिए, इफ अगर मैं इसमें U इंटू वी का रूल लगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये P इंटू डेल्टा वी प्लस V इंटू डेल्टा पी। और अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँ, इसकी कांस्टेंट प्रेशर, आप सब जानते हैं एंथैल्पी को किस पे डील करते हैं, एंथैल्पी को हम कांस्टेंट प्रेशर पे डील करते हैं। तो ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये देखिए कुछ कुछ सिमिलर दिख रहा है। तो मैं सिंपली इसमें क्या कह सकता हूँ, अगर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल हो गया, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके बराबर है, इंटरनल प्रेशर के। यहाँ पे देखिए, तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो गया। तो सिंपली दोनों इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड गेट्स इक्वल। इट मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। तो यहीं पे प्रूफ हो जाता है डेल्टा एच इज नथिंग बट Qp। सो हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज द चेंज इन एंथैल्पी। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। तो ये प्रूफ था, QP इज इक्वल टू डेल्टा एच, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अपने डेरिवेशन पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब आप सबको पता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ा था, जी हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन की वजह से क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैं मान लेता हूं कि आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं किसमें, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मोल्स चेंज होंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, ओ सॉरी, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर थे, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पे किसी भी गैस का एक मोल कितना जगह लेता है, 22.4। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो इसे सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, PV1 इज इक्वल टू N1RT, और PV2 को क्या लिख सकता हूँ, N2RT। तो हमारे जरा इक्वेशन को देख लेते हैं। अभी आपने प्रूफ किया था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस
पी वी टू माइनस वी वन, पी वी टू माइनस वी वन। ओके, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं पी वी टू माइनस पी वी वन। अगर मैं इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूँ तो पी वी टू माइनस पी वी वन, तो ये वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं दोनों वैल्यूज को, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये देखिए ये डेल्टा एच वैसे का वैसा, डेल्टा यू भी वैसे। अब पी वी टू की जगह पे क्या लिखूंगा एन टू आर टी। ओके, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं एन टू आर टी इंटू आर टी माइनस एन वन आर टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया डेल्टा यू माइनस आर टी कॉमन हो गया और ब्रैकेट में आ गया एन टू माइनस एन वन। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है ये, तो ये क्या हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा फाइनल नंबर ऑफ मोल्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो गया डेल्टा एन आर टी। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया क्या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, जिसमें जिसमें डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब आप यहाँ पे जो मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है ये P रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और जो R रिप्रेजेंट करता है वो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर सेम हो जाए, मतलब डेल्टा एन क्या हो जाएगा जीरो, तो ऐसे केस में डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर। तो आप एक केस ले सकते हो, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि केसेस अंडर विच डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू डेल्टा यू। ध्यान से सुनिए, केसेस अंडर विच डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, जिसमें से ये एक केस है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दोनों इक्वल हो जाए तो डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, और ये हमारा बन गया एक फॉर्मूला। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप फॉर्मूला कौन सा ले सकते हो, जैसे डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो यहाँ पे भी सेम आप क्या कर सकते हो पी डेल्टा वी के जगह पे माइनस पी और यहाँ पे क्या वी टू माइनस वी वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये सेम वैसे ही है, तो इसको भी साथ ही में ही कर लेते हैं। अब इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा पी वी टू प्लस पी वी वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस एन टू आर टी प्लस एन वन आर टी। ये क्या हो गया आर टी कॉमन हो गया और ये हो गया माइनस इस ये पी वी वन आर टी और एन वन आर टी माइनस एन टू आर टी, तो ये एन टू माइनस एन वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एन टू माइनस एन वन विल बिकम डेल्टा एन आर टी। तो आपके पास और एक फॉर्मूला आ गया क्या W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर। ठीक है, तो मैं सारे फॉर्मूले को एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक है, और फिर दूसरा क्या था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा यू। ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर किसी रिएक्शन में आपने आपने ये डेल्टा वी को भी अगर जीरो रख दिया तो भी क्या हो जाएगा डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा डेल्टा यू की। मतलब अगर वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वॉल्यूम उसको भी अगर आपने कांस्टेंट मतलब वी टू भी वी वन के बराबर हो गया और अगर ये जीरो आ गया तो सिंपली आप क्या कह सकते हो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो गया। तो मैं आपको दो क्वेश्चन मतलब दो केसेस बता चुका हूँ, एक था जब डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो होगा तब, और दूसरा जब डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों केसेस में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। और ऐसे भी केसेस आ सकते हैं जब डेल्टा एच डेल्टा यू से ज्यादा होगा और डेल्टा एच डेल्टा यू से कम होगा। डेल्टा एच डेल्टा यू से ज्यादा होगा और डेल्टा एच डेल्टा यू से कम होगा। तो पहले तो आप ये दो केसेस नोट कर लीजिए जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे। अब मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला केस देखेंगे जब डेल्टा एन
फर्स्ट केस व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू 0। तो इसका एग्जांपल है 2H2 प्लस 2I2 गिव्स, या फिर H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा n। डेल्टा n क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट देखिए इसका कोएफिशिएंट याद रखिए, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। तो ये गैस 2 माइनस जिसका कोई नहीं उसका एक, सबका मालिक एक, सब गैस गैस ही है, तो ये 2 तो 0। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा U क्या होंगे, सेम। मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि याद रखिए, इसमें हम सॉलिड एंड लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स को जीरो मानते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को क्या मानते हैं, जीरो। मान लीजिए यहाँ पे कोई सॉलिड होता, यहाँ पे कोई एक सॉलिड होता, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या ले लेते हैं, जीरो। चलिए एक एग्जांपल भी दे देता हूँ इसी के लिए। अगर मान लीजिए CaCO3 टूट गया, इसमें CaO प्लस CO3, तो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी गैस है, ठीक है। तो ये इसका डेल्टा n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आप इसे नहीं काउंट करेंगे और इसे भी काउंट नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट में कितना आ गया, 1 माइनस 0। तो इसका डेल्टा n कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। याद रखिए सिर्फ सॉलिड नहीं, लिक्विड के केस में भी हम उनके कोएफिशिएंट को, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इसके आगे लिखे होते हैं उसे 0 लेते हैं। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब हम उस केस में आ जाते हैं जिसमें डेल्टा H डेल्टा U से क्या होगा, ज्यादा। मतलब अब ऐसा केस लेने वाला हूं, दूसरा केस जिसमें डेल्टा n क्या आएगा, पॉजिटिव। सब एग्जाम्पल नोट करते जाइए, साइमल्टेनियसली आपकी नोट्स बनती जाएगी। अरे सर कितना कंसेप्ट पे कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हो सर, स्टेट बोर्ड में भी इतना पढ़ना पड़ता है क्या? हाँ प्यारे बच्चों, पढ़ना पड़ता है। पर सर मेरे को एक डाउट आ रहा है सर, ये जो आपने बताया ना कि डेल्टा n में हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स को जीरो कहाँ लेते हैं सर? व्हाई वी टेक जीरो टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? तो इसका रीजन जो है मैं आपको एंट्रेंस वाले सेक्शन में बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी जाती है एंट्रेंस में, क्यों हम सॉलिड और लिक्विड वाले को जीरो लेते हैं, उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। तो फिलहाल के लिए तो आप इससे ध्यान हटाइए और देखिए दूसरा केस जिसमें डेल्टा n क्या आता है, पॉजिटिव। और जब डेल्टा n पॉजिटिव होगा तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। तो आप क्या कह सकते हैं, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई इसका मतलब क्या, डेल्टा H डेल्टा U के बराबर तब होगा जब आप उसमें कुछ जोड़ेंगे मेरे भाई। ये डेल्टा H, ये डेल्टा U, मतलब डेल्टा H डेल्टा U प्लस समथिंग है। तो सिंपली कह सकते हैं डेल्टा H ज्यादा है किससे, डेल्टा U से। अब इसका एग्जांपल देखिए, 2SO3 डीकम्पोज। ओ ओ ओ ओ, अगर मैंने इक्विलिब्रियम का साइन बात पहले अगर इसमें बनाया हो तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम वाला केस ले लिया था मैंने, वो नहीं, आप सिंगल डायरेक्शन एरो लीजिएगा। 2SO3 क्या दे देगा, 2SO2 प्लस O2, और इसमें सब कुछ क्या है, गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। तो इसमें देखिए ये एक जिसका कोई नहीं उसका एक, लेकिन वो गैस होना चाहिए, ये एक और ये कितना, 2। तो कितना हो गया, 3 माइनस 2, तो डेल्टा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो 2 और 1 3, 3 माइनस 2 1, पॉजिटिव आ गया। तो डेल्टा H डेल्टा U से ज्यादा हो जाएगा, आगे देखो तीसरा केस, जब डेल्टा n क्या होगा, अरे सर ये तो आपने कांदा बना दिया, अरे कांदे की याद मत दिलाओ। ये डेल्टा n इज लेस देन 0, मतलब क्या होगा, डेल्टा n विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 0 से कम हो गए, मतलब क्या, NP विल बी लेस देन NR। मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कम। तो ये देखिए N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। तो ये देखिए, ये गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने, डेल्टा n निकालते हैं, NP माइनस NR। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर बोर्ड पे ही लिखते जा रहे हो, हमारी तरफ तो देख ही नहीं, देखो
तो ये क्या है, NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो कितने हो गए 2। और इधर क्या है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में ये क्या है 3 और ये 4, तो 2 माइनस 4 कम्स आउट टू बी माइनस, ठीक है -2। तो इसमें इसमें जो डेल्टा H है ये कम हो जाएगा किससे, डेल्टा U से, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े, और अगर मैं आपको बताऊं तो 101% आपको आपके स्टेट बोर्ड में इससे एक फिक्स क्वेश्चन आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, लिख के ले लो अपने नोटबुक पे, कहीं लिख के ले लो। आज के इस लेक्चर में जो ये हमारा वीडियो का 7th पार्ट है, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, और आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। समझ में आया आपको? अगर कोई भी डिफिकल्टी है और नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, एंड आई होप आपको ये सब कुछ आज का बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ओके, और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी चैप्टर अपलोड करूं या उसकी वीडियो अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जरूर मिल जाए। शेयर इट मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।